नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। संपत्ति का ब्यौरा छुपाने के आरोप में यह केस दर्ज किया गया है। गलत शपथ पत्र दाखिल करने का तेज प्रताप यादव पर आरोप लगा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये गलत शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग के आदेश पर एसडीओ ने रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस पूरे एफआईआर की पुष्टि की है। समस्तीपुर के हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं तेज प्रताप यादव, तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि संपत्ति का ब्यौरा छुपाने के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का तेज प्रताप यादव पर आरोप लगा है। और समस्तीपुर से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि एक बड़ा मामला सामने आया है, तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इन पर? जी, निश्चित तौर पे ये मामला हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें रोसड़ा के एसडीओ और निर्वाचन पदाधिकारी जो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के थे ब्रजेश कुमार, उनके द्वारा ये रोसड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया और उसमें आरोप लगाया गया है कि जो चुनाव के दौरान इनके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें संपत्ति का ब्यौरा सही ढंग से नहीं दिया गया, सही नहीं दिया गया, जिसके तहत एसडीओ ब्रजेश कुमार के द्वारा ये अधिनियम 1951 के धारा 125 के तहत ये रोसड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। और इस पूरे मामले के बाद अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से रोसड़ा थाना में निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मामला दर्ज कराया गया, तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी मुकेश, जिस एसडीओ की आप बात कर रहे हैं ब्रजेश कुमार, क्या उनकी ओर से कुछ जानकारियां आपके पास आ पाई हैं कि आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है तेज प्रताप यादव पर? जी, इस मामले में जो है शपथ पत्र में पड़ी संपत्ति और चल अचल संपत्ति में वृद्धि जो हुई थी उसके बारे में जानकारी छुपाने की बात आई है। 2015 और 16 से 20 तक जो आय का विवरण के हिसाब कुल आय जो होती है बनती है वो सही ढंग से नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के ये पूरा मामला दर्ज कराया गया और एसडीओ के द्वारा इस पूरे मामले को थाने में दर्ज कराया गया। हालांकि वो उनके द्वारा मीडिया से अभी तक कोई किसी भी तरह की बात नहीं की जा रही है। जी मुकेश, क्या आरजेडी के किसी भी नेता या फिर किसी भी विधायक की इस पे प्रतिक्रिया सामने आई है क्या अभी तक? जी, अभी तक चूंकि ये शाम के वक्त मामला दर्ज हुआ और जब मीडिया में बात आई तो अभी तक फिलहाल इसमें किसी जो स्थानीय आरजेडी के नेता है उनके द्वारा अभी तक इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं। अब जब खबर मीडिया में आई है तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आएगी और उनकी प्रतिक्रिया जरूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने शपथ पत्र में संपत्ति का गलत ब्यौरा देने का इन पर आरोप लगाया और चुनाव आयोग के आदेश पर एसडीओ ने रोसड़ा थाने में ये एफआईआर दर्ज की है। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसकी पुष्टि की है और समस्तीपुर के हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं तेज प्रताप यादव। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। समस्तीपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर संपत्ति का ब्यौरा छुपाने का आरोप लगा है तेज प्रताप यादव पर और चुनाव आयोग के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था उसमें तेज प्रताप यादव की ओर से गलत जानकारियां दी गई थी और इसी को लेकर केस दर्ज किया गया है। और मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बॉयलर ब्लास्ट वाली फैक्ट्री सील होगी। कल सील की जाएगी नूडल्स फैक्ट्री। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फैक्ट्री को सील किया जाएगा। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बॉयलर ब्लास्ट वाली फैक्ट्री को सील किया जाएगा। कल सील की जाएगी ये नूडल्स फैक्ट्री।
और आपको बता दें कि फैक्ट्री संचालक और मैनेजर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। 26 दिसंबर को फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था। बॉयलर ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हुई थी और फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 26 दिसंबर को फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और 28 दिसंबर को नोटिस चिपकाया गया है कि ये फैक्ट्री को सील करना है। तो देखिए, फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और फैक्ट्री मालिक सहित जो एक और आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। 26 दिसंबर को इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और 28 दिसंबर को नोटिस चिपकाया गया है, यानी कि कल इस फैक्ट्री को सील किया जाएगा। और इस जो हादसा हुआ था इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, कई मजदूरों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि 7 लोगों की इसमें मौत हुई थी और 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें फैक्ट्री मालिक भी शामिल है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को यहां पर ब्लास्ट हुआ था और फैक्ट्री संचालक और मैनेजर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल फैक्ट्री सील की जाएगी। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कल सील की जाएगी नूडल्स फैक्ट्री जहां पर ब्लास्ट हुआ था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये फैक्ट्री सील की जाएगी। फैक्ट्री संचालक और मैनेजर अब भी फरार बताए जा रहे हैं। 26 दिसंबर को इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में 7 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे, जिनका इलाज अभी भी जारी है। फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ऑनलाइन पर जुड़ गए। प्रियांक, देखिए, कल इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल अब भी यही कि फैक्ट्री मालिक और जो एक और आरोपी है वो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस क्या कुछ कर रही है? पुलिस यहाँ की जो जिसका गठन किया गया है उसका मेन काम यहाँ पर रखा गया है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन जो भी आरोपी हैं और जो अभी फैक्ट्री संचालक है, मैनेजर हैं, वो सब के सब फरार है। जो 5 नामजद आरोपी हैं, साथ में अन्य लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, अभी तक कोई पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन इस सब के बीच अब जो बड़ी खबर है कि फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा और इस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह आईओ कुंदन कुमार को दे दिया गया है, जो बेला थानेदार हैं। और ऐसे में कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कल संभवतः फैक्ट्री सील हो जाएगी। हालांकि इसमें कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेकर टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन कल फैक्ट्री सील होने की बात कही जा रही है। प्रियांक, देखिए, फैक्ट्री को तो सील कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि जो मेंटेनेंस के लिए जो भी काम होते हैं उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो, ताकि आगे चलकर इस तरह के हादसे ना हो। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग की बात अक्सर सवाल उठ रही है और जो खबर कुछ ऐसी भी चल रही है कि इसको लेकर पहले से भी मजदूर जो हैं वह सवाल उठा रहे थे और इसको लेकर ही जो विस्फोट हुआ है उसमें यह कहा जा रहा था कि मेंटेनेंस को लेकर ही काम हो रहे थे और ऐसे वो विस्फोट हुआ था। तो मॉनिटरिंग भी हो रही थी और ज्यादातर ऐसे मजदूरों का आरोप है कि लीकेज वगैरह की समस्या वहां पर अक्सर रहती थी। लेकिन जिस तरीके से बार बार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि मॉनिटरिंग जो है, जो मेंटेनेंस है, उसमें बहुत ज्यादा जो है लापरवाही बरती जा रही है। तो ऐसे में बार बार ये फैक्ट्री संचालकों को इस सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो उद्योग विभाग से जुड़े हुए अधिकारी है उनको भी इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब जान लेते हैं बिहार का कोरोना अपडेट। बिहार में 24 घंटे में 77 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो बिहार का ये कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 77 यानी 77 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। गया में सबसे ज्यादा 29 नए मरीज मिले हैं। पटना की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 26 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। बिहार में अब जाकर एक्टिव केसों की संख्या 215 हो चुकी है और पटना में सबसे ज्यादा 103 एक्टिव केस मौजूद हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि पिछले 5 दिनों में बिहार में किस दिन कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए। 25 दिसंबर को
10 कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं 26 दिसंबर को, 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं 27 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 26 संक्रमित मरीज मिले। वहीं 28 दिसंबर को देखिए ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है और 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं। वहीं पे 29 दिसंबर का आंकड़ा देखिए 77 कोरोना संक्रमित मरीज। तो इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 दिन का हम आपको डेटा दिखा रहे हैं जहां पर लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अगर आपके मन से कोरोना का खौफ निकल गया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आज मुंबई में 2510 और पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में 3900 नए मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में भी 923 नए मरीज के मिलने से हड़कंप मच गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी का दावा किया है और जरूरत पड़ने पर फिर से आइसोलेशन सेंटर शुरू किया जाएगा। होटल पाटलिपुत्र अशोक में आइसोलेशन सेंटर पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक पटना के गांधी मैदान बंद रहेगा। दियारा इलाके में जाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही पटना में गंगा में नाव चलाने पर भी रोक रहेगी। तो ये सारी पाबंदियां कोरोना केसेस के बढ़ने के साथ ही सरकार ने लगाई है। किशनगंज के दिघल बैंक ब्लॉक के करवा मनी पंचायत के पुठीमारी गांव में अचानक आग लग गई। आग में 3 घर जलकर राख हो गए। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं आग बुझाने की कोशिश में एक व्यक्ति का दोनों हाथ भी झुलस गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और अब बात एक ऐसे जिहाद की जो प्यार के नाम पर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। विश्व हिंदू परिषद के मुताबिक सीमांचल के कुछ इलाकों में लव जिहाद के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है जो भोली भाली हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है। मोबाइल फोन में दिख रहा ये लड़का शाहबाज है, जिस पर एक हिंदू लड़की को अगवा करने का आरोप है। शाहबाज ने अगवा कर नाबालिग हिंदू लड़की से शादी भी रचा ली है। शादी के बाद की तस्वीर शाहबाज ने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी है। लड़की नाबालिग है, इसलिए हम आपको लड़की का चेहरा नहीं दिखा सकते। ये पूरा मामला पूर्णिया का है, जहां से 19 दिसंबर को शाहबाज नाबालिग लड़की को लेकर फरार है। तब से मोबाइल भी बंद पड़ा है। पड़ोस की रहने वाली मुनिया खातून पर नाबालिग लड़की को भगाने में हेल्प करने का आरोप है। लड़की के परिजनों की माने तो मुनिया खातून लड़कियों के मामले में पहले भी जेल जा चुकी है। मोहम्मद सरवाज आलम के साथ 19 तारीख को गई है। उसके पिता मोहम्मद सलीम जो बुच्चर का काम करते हैं, और सर मेरा बगल का पड़ोसी जिसका नाम मुन्नी खातून है, उसका इसके साथ भगाने का हेल्प किया है सर। और उसका और लेडीज़ का भी कैरेक्टर खराब है। वो लड़की बेचने का काम सर मतलब जहाँ वो रहती थी ना, वो जेल भी जा चुकी है वहाँ से पहले भी। किस मामले में? सर वो लड़की के मामले में। मोबाइल सबने स्विच ऑफ रखा है, मोबाइल नहीं खुला है, तो केकरे भी मोबाइल नहीं खुला है। अच्छा, फोटो भी भेजा है वो लोग? हाँ सगरे फोटो भी, हाँ सगर फोटो भेज दिया। सगर क्या मतलब शादी करने का फोटो दिया है? हाँ। अब जरा इस सर्टिफिकेट पर गौर फरमाइए। ये सर्टिफिकेट लड़की की है, जिसमें लड़की की उम्र मई 2004 साफ साफ दिख रही है। मतलब लड़की की उम्र 18 साल से कम है। 19 दिसंबर की ये घटना है। लड़की के परिजनों ने 4 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, लेकिन 10 दिनों बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। इस संदर्भ में परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है 4 लोगों के विरुद्ध। मेरे द्वारा टीम गठित किया गया है और लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही है। बच्चे की बरामदगी के लिए बहुत जल्द हम लोग बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने इस इलाके में एक संगठित गिरोह की बात की है, जो हिंदू नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर
उसका अपहरण कर लेता है, फिर उसे शादी कर लेता है। कभी कभी किसी लड़की को बेच भी दिया जाता है। जिले भर में ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है। नाबालिग लड़कियों को भगाना, उसका अपहरण करना, फिर उसके साथ शादी रचाना और फिर उसको लात मार के निकाल देना, ये सब घटनाएं घटती रहती है। आप नाबालिग लड़की को भगा करके ले जाते हैं, भगा के ले जाने के बाद उसका यौन शोषण करते हैं। अब वैसी लड़की के साथ कौन शादी करना चाहेगा? का एक प्लान है, ये गेम है, बहुत बड़ा चलता है। इन लोगों का संगठित गिरोह है जो हिंदू लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के किडनैप करता है और उसके बाद वेश्यावृत्ति जैसे लोग धंधे में उनका यौनाचार करके उनको बेच देता है। संगठित गिरोह इस चीज़ में बाहर से फाइनेंस करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है और उनको कुछ लोगों का राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। जाहिर है सवाल बड़ा है। हर बार की तरह न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। खबर दिखाने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और पूर्णिया के एसपी से 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांग ली है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार परवीन की रिपोर्ट। समाज सुधार अभियान पर निकले सीएम नीतीश कल समस्तीपुर पहुंच रहे हैं। सीएम का कार्यक्रम पटेल मैदान में होगा। जीविका दीदियों को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।